हेलो एंड वेलकम टू एल्टीट्यूड आईएएस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक साइंस से संबंधित है और ये जीन एडिटिंग जो टॉपिक है उसको इसमें कवर किया गया है। एक्चुअली जो ये आर्टिकल है इसमें लिखा हुआ है कि जो जीन एडिटिंग है वो जो कैंसर है उससे उसके इलाज में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है, तो उससे संबंधित इसमें लिखा गया है। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जीनोम एडिटिंग होता क्या है और इसके लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। इसको जो एक काटा जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, ये किस टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जाता है वो जानना जरूरी है। इसमें आपको BRCA जीन के बारे में भी चर्चा की गई है। ये डिस्कवरी की गई है BRCA A1 और 2A जो DNA रिपेयर जीन है, और इनकी 1994 और 95 में क्या की गई थी, डिस्कवरी की गई थी। उसके बारे में अब हम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जीन एडिटिंग के बारे में जानना। तो जीन एडिटिंग क्या है? ये एक पावरफुल बायोटेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हम जीन में क्या कर सकते हैं, काट छांट कर सकते हैं और जो DNA है उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं इस टेक्निक के माध्यम से। रिवोल्यूशनरी बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड हैज पोटेंशियल एप्लीकेशन इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, मेडिकल के सेक्टर में जो हमारी खेती है, कृषि है, उससे संबंधित और हमारा जो एनवायरमेंट है उससे संबंधित क्षेत्रों में इसका यूज कर सकते हैं। उसके संरक्षण में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। हमारे जो जीव हैं या हमारी जो नस्लें हैं, अगर उनमें वो कहीं खतरे में है तो ऐसी स्थिति में जीन एडिटिंग के माध्यम से उनको कंजर्व किया जा सकता है। की पॉइंट्स देखें तो जीनोम एडिटिंग जो है मॉडिफाइज कर सकती है जेनेटिक मटेरियल्स में। इसके अलावा ये उसमें DNA सीक्वेंस में कुछ जोड़ सकती है, हटा सकती है और संशोधन कर सकती है। और इसके बहुत वेरियस फील्ड्स में इसके क्या है, यूजेस हैं। जैसे आपने देखा ही एग्रीकल्चर में हो सकता है, ह्यूमन के लिए मेडिकल सेक्टर में हो सकता है। इसके अलावा हमारे जो एनवायरनमेंट है उससे संबंधित सेक्टर्स में इसको यूज किया जा सकता है। अब CRISPR-Cas9 क्या है? ये एक रिवोल्यूशनरी टूल है जिसके माध्यम से हम जीन एडिटिंग को सक्षम बनाते हैं। और ये जो है जीन एडिटिंग टूल है, इसको एक तरीके से जीन एडिटिंग टूल कहा जा सकता है। इसके ऊपर UPSC ने क्वेश्चन भी पूछा है प्रीलिम्स में 2 बार। CRISPR-Cas9 क्या है, एक तो ये, और उसके बाद एक बार और पूछा है क्वेश्चन। और ये काफ़ी एफिशिएंस रहता है, काफ़ी इसकी क्षमताएं रहती हैं और वर्सटाइल रहता है। CRISPR-Cas9 वर्क कैसे करता है? इसमें गाइड RNA रहता है, Cas9 एंजाइम रहता है। ये 2 चीज़ें क्या करते हैं, इसको सक्सेस बनाते हैं। जैसे गाइड RNA है, ये क्या करेगा, ये जो DNA सीक्वेंस कहाँ करनी है उस जगह को लोकेट करेगा, उस जगह की पहचान करेगा। फिर ये Cas9 एंजाइम है, ये क्या करेगा, उस लोकेशन को जहाँ gRNA ने क्या किया है, जगह को पहचाना, उस जगह पे जाके Cas9 एंजाइम जाके उस जगह को काटेगा और उसके बाद जो भी जोड़ना है वो किया जाएगा। फिर सेल रिपेयर मैकेनिज्म किया जाएगा, इसके माध्यम से न्यू DNA सीक्वेंस इंसर्ट किया जाता है। यानी कि 3 प्रोसेस हैं। पहले पता लगाना जगह का, कौन पता लगाएगा, gRNA। इसके बाद उसको काटेगा कौन, Cas9 प्रोटीन रहता है। जो CRISPR-Cas है इसमें Cas9 क्या है, ये प्रोटीन है। और इसके बाद इंसर्ट किया जाता है जीन जो डिसेबल है उसकी जगह दूसरा जीन लगा दिया। एडवांटेज क्या है इसके? तो एडवांटेज प्रीसियस और एफिशिएंट है, इजी है यूज में, अडेप्टेबल है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए। एप्लीकेशंस क्या हैं? मेडिसिन सेक्टर में देख सकते हो, जेनेटिक डिसऑर्डर है उसको टारगेट किया जा सकता है, उसको लक्षित किया जा सकता है। जो कैंसर थेरेपीज है, नई नई कैंसर थेरेपीज का विकास करने में ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। कैंसर के इलाज में आपको पता होगा कि ये एक आनुवांशिक और इसके अलावा DNA इनसे संबंधित जो समस्याएं उनको काफ़ी हद तक क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। तो डेवलपिंग न्यू कैंसर थेरेपीज में हेल्पफुल होगा। और जो न्यू जो डिजीज रेजिस्टेंट सेल हैं उनमें ये क्या कर सकता है, उनको क्रिएट कर सकता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हम क्रॉप यील्ड बढ़ाना चाहते हैं या जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बढ़ाना चाहते हैं तो इसके माध्यम से किया जा सकता है। डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट्स का विकास किया जा सकता है।
इसके अलावा हेल्थ और प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव की जा सकती है जो हमारे पशु हैं इनकी। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की बात करें तो यहाँ भी इसका काफ़ी यूज किया जा सकता है। जैसे इन्वेजिव स्पीसीज हैं उनको कंट्रोल करने में, इंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाने में, इसके अलावा जो हमारे पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ऑर्गेनिज्म का हम विकास कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, CRISPR-Cas9 के माध्यम से। एथिकल कंसिडरेशन भी है, कुछ कंसर्न्स भी जताए जाते हैं जैसे सेफ्टी को लेके कि ये इसका लॉन्ग टाइम में क्या इफेक्ट होगा, और अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है, मतलब भविष्य के क्या क्या इसमें समस्याएं आ सकती हैं, उसको लेके अभी बहुत ज़्यादा रिसर्च होनी है। इक्विटी और एक्सेस है, मतलब सब लोगों तक इसकी पहुंच काफ़ी महंगा होगा तो क्या होगा, लोगों तक इसकी पहुंच नहीं हो पाएगी। इसके अलावा इसके मिसयूज भी किए जा सकते हैं, जैसे कि इसके माध्यम से डिजाइनर बेबीज का विकास किया जा सकता है, और डिजाइनर बेबीज का विकास करने के लिए पैसा चाहिए। लोग जिनके पास पैसा होगा वो क्या होंगे, उनके बच्चे बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और सुंदर ये सब होंगे डिजाइनर बेबी में। फ्यूचर आउटलुक देखें तो जिनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी है उसके क्षेत्र में हमको काम करना होगा, कंटिन्यू रखना होगा। इसके अलावा जो एप्लीकेशंस हैं वो वेरियल फील्ड में उनको एक्सपेंस करना होगा, अलग अलग सेक्टर्स में उनका यूजेज, जैसे हम मेडिकल सेक्टर में यूज कर रहे हैं उसी तरीके से अन्य क्षेत्रों में भी उस पर काम किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो साइंटिस्ट हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, और जो पब्लिक से जुड़े कंसर्न्स हैं उनको भी क्या किया जाना चाहिए, एड्रेस किया जाना चाहिए, उन पर वार्ता की जानी चाहिए। जो भी भविष्य को लेकर समस्याएं जताई जा रही हैं उनके ऊपर भी रिसर्च किया जाना चाहिए। अब जीनोम एडिटिंग से संबंधित और भी टेक्नोलॉजी है, एक हमने देखी CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी, इसके अलावा है ZFN टेक्नोलॉजी, जिंक फिंगर न्यूक्लियस, और टेलन यानी ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट लिंक लाइक इफेक्टर न्यूक्लियस। ये कुछ टेक्नोलॉजीज हैं, यूपीएससी में क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा भी जा सकता है कि जो हाल ही में चर्चा में रही जिंक फिंगर न्यूक्लियस, टेलेन, ये किससे संबंधित है, और ऑप्शन में दे देगा आपको बहुत सारे, और उसी में देगा कि ये क्या है, एक जीनोम एडिटिंग से संबंधित तकनीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा जीनोम एडिटिंग से संबंधित है ये टेक्नोलॉजी। जिंक फिंगर न्यूक्लियस ये सिंथेटिक प्रोटीन्स रहते हैं और जो कंबाइन रहते हैं जिंक फिंगर डीएनए बाइंडिंग डोमेन में। टेलिन ये भी सिमिलर रहती है, जिंक फिंगर न्यूक्लियस के समान रहती है, और यूज करते हैं ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर्स। टेल को यूज करती है किसके लिए, डीएनए को पहचानने के लिए। ये आपके सामने क्वेश्चन है। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो है वो संबंधित है मैरिटल रेप से। इसको लेके अभी हाल ही में काफी चर्चा चल रही है मैरिटल रेप को, और जो गवर्नमेंट है उसने बोला कि मैरिटल रेप है ना वो अपराध नहीं होगा, तो इसी को लेके बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट हो रहा है। तो लेखिका जो है वो बोल रही हैं कि ये हमारे जो यहाँ एक्सेप्शन दिए हैं उसके बारे में चर्चा कर रही हैं कि हमारे जो लॉज हैं, हमारे जो विधि है उसमें क्या क्या वो दिए हुए हैं। इसके अलावा इन्होंने कंसर्न जताया कि गवर्नमेंट ने जो बोला कि अपराध नहीं होगा तो ये कहीं ना कहीं जो हमारी डिग्निटी है, वुमेन्स डिग्निटी, इनको इफेक्ट करेगी, उनके फंडामेंटल राइट पे इस पर इफेक्ट होगा। और ये भी बोला है कि ये अभी क्या है, जुडिशरीज के बारे में अभी चर्चा कर रही है। मैरिटल रेप होता क्या है, तो अगर जैसे शादीशुदा हस्बैंड और वाइफ हैं, अगर हस्बैंड बिना वाइफ के जो उसके बिना सहमति के अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसी को बोलते हैं मैरिटल रेप। इसके प्रोविजन देखें तो आईपीसी की जो धारा है 375 सेक्शन 375 उसमें एक्सेप्शन दिया हुआ है 2, सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट्स बाय ए मैन विद हिज वाइफ या विद हिज ओन वाइफ, द वाइफ नॉट बीइंग अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज इज नॉट रेप। यानी कि अगर महिला 18 साल की है या 18 साल से ऊपर की है तो ऐसी स्थिति में जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उसको क्या नहीं माना जाएगा, मैरिटल रेप नहीं माना जाएगा। इम्प्लीकेशन वही 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए, 18 साल या उससे ऊपर की होनी चाहिए वुमेन। इसके अलावा अभी हमारे जो नए कंपाइलेशन हुआ कानूनों को भारतीय न्याय संहिता 2023 उसमें भी इसको एड्रेस किया गया है। उसमें भी बोला गया है इस एक्सेप्शन को कंटिन्यू किया गया है विद माइनर चेंज, जैसे सेक्शन 63 है उसमें भी ये चीज़ बोली गई है कि
जिसके वाइफ 18 साल या उससे ऊपर की उसको, और ऐसे में सेक्सुअल इंटरकोर्स को क्या नहीं माना जाएगा, रेप नहीं माना जाएगा। लीगल चैलेंज की बात करें तो ये प्रोविजन कहीं ना कहीं जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं उनसे टकराहट दर्शाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में अभी क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर याचिकाएं दायर की गई, सुप्रीम कोर्ट इस पे विचार कर रहा है। लीगल चैलेंजेस और सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू देखें तो अभी क्या है, आर्टिकल 14 और 21 की चर्चा चल रही है कि आर्टिकल 14 है और राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये हमारा सेक्शन है ये क्या करता है, डिस्क्रिमिनेटरी है, ट्रीटिंग मैरिड और अनमैरिड वुमेन डिफरेंशियली, यानी कि ये क्या करता है, भेदभाव करता है महिलाओं के साथ। इसके अलावा जो मैरिड हैं और अनमैरिड वुमेन हैं उनके बीच में भी ये कहीं ना कहीं अंतर क्रिएट करता है। और जो आर्टिकल 21 है वो राइट टू लाइफ की बात करता है, यानी कि गरिमा के साथ जीने की। इसके अलावा हमारे यहाँ जो इसमें बॉडीली ऑटोनॉमी यानी स्वायत्ता है, शारीरिक स्वायत्ता है, गरिमा को बनाए रखने की बात करता है। तो ये भी कहीं ना कहीं इसके माध्यम से वॉयलेट होता है। डिबेट में यही चल रहा है कि 14 का कैसे वो हो रहा है और 21 का कैसे 21 में कैसे वो देखा जा सकता है कि वुमेन राइट्स कैसे उनकी डिग्निटी और ये इनका लॉस हो रहा है। सेंटर्स एफिडेविट क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है कि ये क्या है, उन्होंने रीजनेबल सेक्सुअल एक्सेस बोला है और ये डिफरेंटिंग इट फ्रॉम अदर रिलेशनशिप, यानी कि अदर रिलेशनशिप से क्या है ये अलग है क्योंकि रीजनेबल सेक्सुअल एक्सेस होती है। और जो ये भी आर्ग्यू दिया है कि आर्ग्यूइंग इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसेंट, मतलब कॉन्सेप्ट जो कंसेंट का कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर इन्होंने आर्ग्यूमेंट किया है। सोशल इम्प्लीकेशन देखें तो इम्पैक्ट ऑन मैरिज पे, जो हमारे यहाँ मैरिज सिस्टम है उस पर इम्पैक्ट होगा। अगर इसको क्रिमिनल में डाल देते हैं मैरिटल रेप को, तो ये कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। इसके मिसयूज से जुड़ी संभावनाएं बनी रहती हैं कि जो महिलाएं हैं वो क्या कर सकती हैं, इसका मिसयूज कर सकती हैं, फॉल्स एलिगेशन लगा सकती हैं। ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखें तो हालांकि इसमें ये समस्याएं हैं लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखें तो इन चीज़ों पे हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं, बहुत सारे देशों ने क्या किया है, ऐसे जो मैरिटल रेप है उसको क्रिमिनलाइज कर दिया गया है, उसको आपराधिक श्रेणी में रखा गया है। तो हम भी क्या कर सकते हैं, इस पे बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं और हमारी जो परिस्थितियाँ, हमारे जो यहाँ की सामाजिक वातावरण है उसके अनुसार इस पे डिसीजन ले सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे यहाँ क्रिटिक्स हैं वो बोल रहे हैं कि जो ह्यूमन राइट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इसके माध्यम से क्या हो रहे हैं, उनका वायलेशन हो रहा है। जैसे कि हमने बात की इक्वलिटी की और ऑटोनॉमी की बात की थी कि कैसे वुमेन्स के जो राइट हैं वो इसके माध्यम से वायलेट होते हैं। तो इन चीज़ों को लेके हमको चर्चा करने की ज़रूरत है और सुप्रीम कोर्ट में भी इस पे वार्ताएं या इस पे जो याचिकाएं हैं उन पे सुनवाई होगी। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक साइंस से संबंधित है। mRNA सेंसर इंश्योर्स द करेक्ट सेट ऑफ जीन्स इज एक्टिव इन ईच सेल टाइप। अभी जो ये नोबेल प्राइज मिला है इन लोगों को और इन्होंने mRNA संबंधित कुछ नई चीजें बताई हैं कि जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन रहता है उसके बाद अगर हमने RNA को क्या कर दिया, डाल दिया, उसके बाद जो स्थिति है वो क्या होती है, उसी को लेके मतलब बहुत सारी चीजें थी तो इन्होंने स्पष्ट की है। नोबेल प्राइज मिला किसको है, अभी ये विक्टर एम्ब्रेस और गैरी है, इनको ये अवार्ड मिला है। और अवार्ड क्यों मिला है, इनके जो वर्क है वो माइक्रो RNA के ऊपर mRNA के ऊपर किया, जो सिग्निफिकेंट न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन, यानी कि हमने जो जीन है उसको क्या कर दिया, ट्रांसक्रिप्ट कर दिया, उसके बाद उसका रेगुलेशन कैसे, उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया रहती है, उन चीजों पे इन्होंने नई जानकारी दी है, नई खोज की है। इसी को लेके इनको क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है। mRNA एक स्मॉल RNA रहता है जो क्या करता है,
एक क्रूशियल रोल निभाता है रेगुलेटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स। जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बाद जो जीन कैसे एक्सप्रेशन करेगा, कैसे वो काम करेगा, इसी को क्या करता है कैसे रेगुलेशन करेगा, इसी से संबंधित है जो हमारा माइक्रो आरएनए है या स्मॉल आरएनए है। वो एमआरएनए जो है वो क्या करता है, हमारे जो सेल्स हैं, सेल्स टाइप, उनके अनुसार क्या करता है, काम करता है। ये इंश्योर करता है जब करेक्ट सेट ऑफ जीन इज एक्टिव इन ईच सेल टाइप, यानी कि जो हमने जीन उसमें एक्टिव किए हैं वो क्या होने चाहिए, हर सेल के हिसाब से काम करने चाहिए। और जैसे डिफरेंट सेल्स के हिसाब से डिफरेंट जैसे मसल्स हैं, नर्व सिस्टम है, इनके लिए अलग अलग सेल कैसे काम करेगी, यही हमारा इसका काम रहता है। और सबका स्पेशलाइजेशन फंक्शन रहता है। अगर हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन की बात करें तो जो डिस्कवरी हुई इससे पहले ये माना जाता था कि जो एक बार जीन को क्या कर देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कर देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, सेल जो है वो इसको लंबे समय तक रेगुलेट नहीं कर सकती जीन एक्सप्रेशन को। लेकिन अभी जो खोज हुई उसमें बोला है कि नहीं, ये रेगुलेट किया जा सकता है। जो डिस्कवरी हुई है उसमें बोला गया है कि जो mRNA रिवील्ड ए न्यू लेयर ऑफ कंट्रोल वेयर जीन एक्सप्रेशन कुड बी फाइन ट्यून एवन आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, यानी ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या किया जाता है, उसको रेगुलेट किया जा सकता है, मेकिंग द प्रोसेस मोर प्रीसियस। और ये जो प्रोसेस है उसको क्या कर सकती है, देख सकती है, रेगुलेट कर सकती है। हम जिस काम के लिए डाल रहे हैं जीन को, उसके अनुकूल काम कराया जा सकता है। इससे क्या होगा, इम्पैक्ट ऑन सेल्यूलर अंडरस्टैंडिंग सेल्यूलर फंक्शन, जो हमारी सेल्यूलर फंक्शन कैसे होती है उसके बारे में समझ बढ़ेगी। रेगुलेशन इज क्रूशियल फॉर सेल्स टू परफॉर्म देयर यूनिक रोल्स इन बॉडी, यानी कि जो सेल्स हैं वो अपने जो उनका रोल रहता है उसके अनुसार ही कैसे काम कर रही हैं, उसके बारे में हम इससे और ज़्यादा जानकारी जुटा पाएंगे कि हमने जो है mRNA के थ्रू कैसे काम किया है। फंक्शन क्या है mRNA का, तो ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कैसे रहता है, उनको रेगुलेट करना। बाइंड टू कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑन टारगेट mRNA। मेन मैकेनिज्म देखें तो mRNA डिग्रेडेशन, ट्रांसलेशन, रिप्रेशन, वन mRNA कैन टारगेट मल्टीपल जीन्स, बहुत सारे मल्टीपल जीन्स को क्या कर सकता है, टारगेट कर सकता है। इन्वॉल्व इन वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस में इसको इन्वॉल्व किया जा सकता है, जैसे सेल डिफ्रेंशिएशन करना हो, प्रोलिफरेशन करना हो, अपोटोसिस करना हो, डेवलपमेंट करना हो, इन विभिन्न सेक्टर्स में इसको यूज किया जा सकता है। हेल्थ और डिजीज में तो जो हमारा सेलुलर फंक्शन है वो नॉर्मली कैसे वर्क करेगा, उसमें इसको यूज कर सकते हैं, जैसे किया भी जाता है। इसके अलावा जो वेरियस डिजीज है उनमें इसको यूज, जैसे कैंसर के इलाज में, जो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स रहते हैं, न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर रहते हैं, उनमें इसको यूज किया जा सकता है। इसके अलावा बायोमार्कर के रूप में भी इसका क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। थेरेप्यूटिक टारगेट जैसे mRNA मिक्स तैयार की जा सकती हैं, एंटी mRNA ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स के रूप में इसका यूज किया जा सकता है। इसके चैलेंजेस क्या हैं, जो mRNA बेस्ड थेरेपीज रहती हैं, थेरेपीज की जाती हैं इसके माध्यम से, उसमें डिलीवरी से संबंधित और ऑफ टारगेट इफेक्ट क्या होगा उससे संबंधित कुछ चैलेंजेस देखे जाते हैं। फ्यूचर पर्सपेक्टिव से देखें तो अभी इस पर रिसर्च चल रहा है और जो अंडरस्टैंड जो mRNA फंक्शन है उस पर अभी और भी ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। ये एक नई टेक्नोलॉजी है और इमर्जिंग फील्ड है, तो इसका विभिन्न सेक्टर्स में हम यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशंस इसके पोटेंशियल हैं, मेडिसिन और जीन थेरेपी में ये काम आ सकती है और भी ज़्यादा। चैलेंजेस वही जो स्पेसिफिसिटी रहती है और एफिकेसी रहती है, उसको हम कैसे इम्प्रूव करें और ज़्यादा। इसके अलावा जो डिलीवरी बैरियर्स हैं जो हमने देखा था चैलेंजेस में, उनको भी हमको क्या करना होगा, कम करना होगा, उन बैरियर्स को ख़त्म करना होगा।
ये जो नेशनल वाइज मिनरल्स रिजर्व है उनके बारे में बताया गया कि जो अभी हमारी एनर्जी ट्रांजिशन है, अभी हम क्या कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल से अन्य सिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं, जो अन्य रिसोर्सेस हैं उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे पोल्यूशन और कम हो रही। इसी के जो नई नई टेक्नोलॉजी उनके विकास में किस तरीके से ये जो खनिज संसाधन है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इसमें कौन से देश जो है टॉप पे हैं उन्हीं का ये डाटा दिया हुआ है। जैसे कि ये क्लीन और ग्रीन एनर्जी फ्यूचर के लिए ये मिनरल्स काफी इंपॉर्टेंट होंगे। अगर बॉक्साइट की बात करें तो इसमें टॉप पे गुयाना, वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील है। क्रोमियम की बात करें तो कजाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और इंडिया के पास लार्जेस्ट क्या है, इसके भंडार हैं। कजाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और इंडिया ये टॉप पे हैं क्रोमियम के भंडार पे। कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट में कोंगो, DR कोंगो, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया टॉप पे हैं। कॉपर की बात करें तो चिली, पेरू और ऑस्ट्रेलिया टॉप पे हैं। ग्रेफाइट की बात करें तो चीन, ब्राजील और मोजाम्बिक टॉप पे हैं। लिथियम में चिली, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और चीन इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। मैग्नीज की बात करें तो साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, चीन और ब्राजील में महत्वपूर्ण भंडार हैं। मोलिब्डेनम में चाइना, US, पेरू, चिली की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे ही निकेल में इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और रूस की भूमिका है। जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उसमें चीन, वियतनाम, ब्राजील और रूस महत्वपूर्ण भूमिका पे हैं। और भारत भी इसमें जो है 5th पोजीशन पे ठहरता है। रसिया के पास 9.1% रिजर्व है और इंडिया के पास 6.2%। सिल्वर की बात करें तो पेरू, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और पोलैंड महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि यूरेनियम में कजाकिस्तान, नामीबिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब ये जो खनिज संसाधन है एक क्लीन और जो ग्रीन एनर्जी है, जो हम फ्यूचर में टारगेट करके रखे हैं कि हमको क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, तो उसको अचीव करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बॉक्साइट है तो ये यूज होता है, इसका जो प्राइमरी सोर्स है वो एल्यूमिनियम है। और ये जो विंड टर्बाइन है, सोलर पैनल है, बैटरीज है, इनमें यूज होता है। ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट जो बैटरी एनोड्स रहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और जो स्टेशनरी बैटरीज होती हैं उनमें यूज होता है। क्रोमियम का यूज ये सोलर पावर, विंड टर्बाइन आदि में यूज होता है। कोबाल्ट ये इलेक्ट्रॉनिक्स इनमें यूज होता है। ऐसे ही कॉपर है, ये सोलर जो फोटोवोल्टिक्स रहते हैं, विंड पावर रहती है, बैटरी स्टोरेज रहती है, इनमें यूज होता है। लिथियम आयन बैटरी के निर्माण में इसका काफी महत्वपूर्ण रोल रहता है। जो निकेल है, निकेल को ये भी लिथियम आयन बैटरी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रहते हैं उनमें यूज होता है। रेयर अर्थ एलिमेंट ये विंड पावर इनमें यूज होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑन द नीड फॉर ए डिफरेंट फ्रेमवर्क फॉर पैसिव म्यूचुअल फंड्स। आपको पता होगा म्यूचुअल फंड्स दो तरीके के रहते हैं, पैसिव और एक्टिव म्यूचुअल फंड्स। तो उसी से संबंधित अभी जो सेबी है उन्होंने एक न्यू फ्रेमवर्क लेके आई है 30 सितंबर के आसपास, और इसको बोला है MF लाइट, म्यूचुअल फंड लाइट के नाम से जाना जा रहा है इसको। और ये क्या करेगी, जो पैसिवली जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनको मैनेज करने के लिए ये स्कीम लाई गई है सेबी के माध्यम से। तो हम इसकी चर्चा करेंगे कि ये क्यों लाई गई है, इसका क्या रोल हो सकता है। तो इस पे चर्चा करने से पहले हम इनको जानेंगे, पैसिव और जो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स हैं वो क्या है। पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड स्कीम्स आर जनरली कंसिडर्ड लेस रिस्की कंपेयर टू देयर एक्टिवली मैनेज्ड पीयर्स। म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट व्हीकल है म्यूचुअल फंड्स, जो क्या करते हैं मल्टीपल इन्वेस्टर्स से जो मनी है उसको क्या करते हैं, पूल बनाते हैं। परचेज ए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफ स्टॉक्स, बॉन्ड्स और अदर सिक्योरिटीज। इसमें पोर्टफोलियो रहता है स्टॉक्स से, बॉन्ड से और सिक्योरिटीज से क्या करते हैं इन्वेस्टर, इसमें निवेश कर सकते हैं। बेनिफिट्स देखें
तो इसका प्रोफेशनली मैनेजमेंट में इसका यूज हो सकता है। इसका डाइवर्सिफिकेशन आप देख ही सकते हो कि अलग अलग से पोर्टफोलियो, इसके अलावा बॉन्ड्स जो सिक्योरिटीज अलग अलग सेक्टर्स में क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ये मनी का पूल बना सकता है। एक्सेसिबिलिटी फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स, जो हमारे छोटे निवेशक रहते हैं उनको भी यहाँ तक पहुँच मिल सकती है। इसके माध्यम से जो लिक्विडिटी है उसको पूरा किया जा सकता है, यानी जो पैसों की कमी है, तरलता की कमी है, वो पूरी की जा सकती है म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से। दो तरीके के रहते हैं, एक्टिव और पैसिव म्यूचुअल फंड। एक्टिव म्यूचुअल फंड की बात करें तो ये प्रोफेशनली फंड होता है जो मैनेज किया जाता है और इसमें एक्टिवली बाई और सेल होती है सिक्योरिटीज की। फंड्स मैनेज बाय प्रोफेशनल फंड्स मैनेजर्स हु एक्टिवली बाई और सेल सिक्योरिटीज टू आउट परफॉर्म ए स्पेसिफिक बेंचमार्क और इंडेक्स। जो एक स्पेसिफिक बेंचमार्क और इंडेक्स रहता है उसके आधार पे इसका क्या होता है, खरीद और बिक्री होती है सिक्योरिटीज की एक्टिव म्यूचुअल फंड के तहत, और इसको मैनेज करने की जरूरत रहती है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हायर मैनेजमेंट फीस होती है, क्योंकि मैनेज करने के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स लगेगा और जो कैपिटल रिसोर्स लगेगा उसके लिए फीस लगेगी। हायर रिटर्न्स होते हैं इसमें, मोर फ्रिक्वेंट ट्रेडिंग होती है। इसके अलावा मैनेजर्स एक्सपर्टीज और मार्केट एनालिसिस की जरूरत रहती है। गोल क्या है, ये बीट द मार्केट और ए स्पेसिफिक बेंचमार्क। पैसिव म्यूचुअल फंड की बात करें तो ये क्या है, ये जो हमारे म्यूचुअल फंड्स हैं इसमें ये रिप्लिकेट करता है, परफॉर्मेंस करता है कि स्पेसिफिक मार्केट फंड पे, जैसे कि हमारा S&P 500 है उसके आधार है, उसको आधार बना के ये क्या करेगा, एक स्पेसिफिक मार्केट फंड के अनुसार अपना क्या करता है, अपने प्रदर्शन को दर्शाता है। और सेम बाय होल्डिंग द सेम सिक्योरिटी इन द सेम प्रोपोर्शन। कैरेक्टरिस्टिक, लोअर मैनेजमेंट फीस रहती है, टर्नओवर कम होता है इसमें। इसके अलावा टैक्स एफिशिएंट रहता है और मार्केट रिटर्न्स एम टू मैच मार्केट रिटर्न्स नॉट बीट देम, यानी कि जो हमारा मार्केट रहता है उसमें रिटर्न्स के हिसाब से ही इसको क्या किया जाता है, टारगेट किया जाता है। एग्जाम्पल अगर देखें पैसिव में तो इंडेक्स फंड इसके एग्जाम्पल हैं और ETF है जो एक्सचेंजेस ट्रेड फंड है वो पैसिव म्यूचुअल फंड के एग्जाम्पल है। कंपेयर करें दोनों में तो परफॉर्मेंस में एक्टिव क्या रहेगा, ये हायर रिटर्न देगा और हायर रिटर्न देगा तो रिस्क भी क्या रहेगी, बहुत ज़्यादा रहेगी। पैसिव की बात करें तो इसमें क्या होगा, रिटर्न्स जो है एक्टिव की तुलना में कम रहता है। कंसिस्टेंट रिटर्न इन लाइन विद द मार्केट के अनुसार इसमें क्या मिलेगा, पैसिव में रिटर्न मिलेगा। कॉस्ट की बात करें तो हायर एक्सपेंस रहता है क्योंकि इसमें मैनेजमेंट होता है, रिसर्च होती है और फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग होती है। पैसिव में क्या है, लोअर एक्सपेंस रेशियो रहता है और मोर कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी देखें तो एक्टिव में क्या होता है, एक्सप्लॉइट मार्केट इनएफिशिएंसीज जो है उनकी चीज़ें देखी जाएंगी। पैसिव में बाय और होल्ड अप्रोच का पालन किया जाता है। इन्वेस्टर सूटेबिलिटी, एक्टिव में इन्वेस्टर सीकिंग पोटेंशियल हायर रिटर्न्स मिलता है और हायर रिस्क भी रहती है। पैसिव में क्या रहता है, ये इन्वेस्टर प्रेफरिंग स्टडी मार्केट मैचिंग रिटर्न्स और लोअर फीस के साथ इनको मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ता है। म्यूचुअल फंड लाइट, म्यूचुअल फंड लाइट की आर्टिकल में चर्चा की गई है क्योंकि सेबी ने अभी इसको शुरू किया है, किसके लिए, पैसिव जो म्यूचुअल फंड है उनके लिए। तो लॉन्च डेट क्या है, 30 सितंबर है और सेबी ने लॉन्च किया। चूंकि जो ये म्यूचुअल फंड ये सिक्योरिटीज इनको कौन देता है, सेबी इनका रेगुलेशन करता है। पर्पज क्या है, जो म्यूचुअल फंड सेक्टर है उसमें न्यू एंट्रेंट्स को क्या करना, इनक्रेज करना, जो प्रतिभागी उनको इसमें इन्वॉल्व करना, डाइवर्सिफिकेशन करना, रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को उनको कम करना। इसके अलावा मार्केट में जो लिक्विडिटी है उसको बढ़ाना इसका उद्देश्य है। अब ये सेपरेट फ्रेमवर्क क्यों बनाया गया है, तो जो पैसिवली मैनेज्ड फंड्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, बहुत कम रिस्क रहता है उसमें और ट्रैक बेंचमार्क जो हमारे बेंचमार्क है उनके अनुसार ये प्रदर्शन अपना करते हैं। और जो
एक्टिव फंड्स हैं, एग्जिस्टिंग रेगुलेशन आर, जो हमारे एक्टिव फंड्स हैं उनके अनुसार इसका रेगुलेशन नहीं हुआ, उसके अनुसार जो हमने नियम बनाए थे वो पैसिव फंड पे उसके अनुसार वो सूट नहीं हो पा रहे थे पैसिव फंड पे जो एक्टिव फंड के लिए बनाए गए थे। तो इसमें कहीं ना कहीं संतुलन स्थापित करने के लिए भी ये क्या लाया गया है, फ्रेमवर्क लाया गया है। अब इसके फीचर्स क्या हैं, तो इसमें जो मिनिमम नेट वर्थ रखी गई है वो रखी गई है 35 करोड़। जो भी कंपनीज हैं इसमें उसकी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की क्या होनी चाहिए, मिनिमम नेटवर्थ वो 35 करोड़ होनी चाहिए, तभी वो क्या कर पाएगी, इसमें पैसे फंड को रन कर पाएगी, चला पाएगी। रिड्यूस गवर्नेंस बर्डन, जो उस गवर्नेंस बर्डन था उसको भी कहीं ना कहीं ये रिड्यूस करेगा। जो ट्रस्टीज के रोल थे उसको एडजस्ट कर रहा है, और जो ओवरसाइट की फोकस था उनको भी उसमें भी कमी लाएगा। इंक्रीजिंग न्यू प्लेयर्स, जो न्यू प्लेयर्स हैं, जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं उनको इसमें क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जो लोअर नेटवर्थ रखी गई है यानी कि नेटवर्थ की रिक्वायरमेंट है वो कम कर दी गई है। इससे क्या होगा, जो कॉम्पिटिटिव पैसिव म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को डेवलप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, उसमें तीव्रता आएगी, अलग अलग लोग उसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट और डिस्क्लोजर के बारे में देखें तो क्या क्या सुविधा दी गई है। एक तो टोटल एक्सपेंस रेशियो, ट्रैकिंग एरर, इनको देखा जाएगा। सर्टेन जो मैट्रिक्स है जैसे एक्सक्लूडेड फ्रॉम स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स, इनके बारे में भी इसमें रखा गया है प्रावधान। रिस्क मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या होगी, ऑडिट कमिटीज को शिफ्ट की जाएंगी एएमसीज के पास। ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा, क्रिएट करना इंक्लूसिव और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, किसके लिए, जो पैसिव म्यूचुअल फंड्स हैं उनके लिए, और इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन करना और जो पारदर्शिता है उसको बनाए रखना इसका उद्देश्य है। आज के लिए इतना ही, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।